हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 की स्पेशल एग्जाम का हम 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। गाइस सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं और हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आज देखने को मिले हैं। साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आज पूछे गए हैं और जैसा कि आप सभी को बताइए डेली यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, बट आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो पूरे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, इनको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बना है आपका 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर किसने समाप्त किया था, ये पहला क्वेश्चन बना है। अकबर आपका सही जवाब रहेगा। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो है ये अकबर था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था और फिर बाद में 1575 में वापस से इसे लगाया था। तो याद रखिएगा 1564 में समाप्त कर दिया था जजिया कर को अकबर ने और 1575 में पुनः इसे लागू कर दिया था और इसके बाद में 1579-80 में इसे पुनः समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है? तो अब ये डिटेल याद रखिएगा। और इसके अलावा औरंगजेब से रिलेटेड पूछा जाए जजिया कर की, तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था। क्लियर है? तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके मुगल काल से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन बना है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी केंद्रीकरण जो हुआ था ये किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी को 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक है ना, सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण इसका है ना अधिनियम था। ये भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1948, इसके आधार पर 1 नवंबर 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर है? तो आप ये डिटेल थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक देखिए सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है जो भारतीय रुपया मौद्रिक नीति और भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना पहली बार वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और भारत की आजादी के बाद 1 जनवरी को 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, रामनाथ कोविंद ने बोध गया में किसका उद्घाटन किया? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है आपका, ये दिसंबर 2022 का में किया गया था इनके द्वारा। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के बोधगया में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महाबोधि महाविहार विद्या मंदिर है ना, महाविहार मंदिर, इसके 17वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ समारोह का उद्घाटन किया। तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा किया गया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। समारोह के दौरान बौद्ध भिक्षु पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करते हैं और 10 दिवसीय कार्यक्रम था ये। 9 देशों के 4000 श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया था। क्लियर है? तो ये डिटेल है, देख लीजिएगा थोड़ी सी। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ समारोह था ये, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया नाबार्ड से रिलेटेड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1982 में वी शिवरामन के द्वारा की गई थी। अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण समिति की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। नाबार्ड एक शीर्ष विकास बैंक है ना, और नाबार्ड के प्रमुख कार्यों में साख सहायता के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास का प्रचार और विकास शामिल है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह पर नाबार्ड पर्यवेक्षी प्राधिकरण है ये एक तरह का। तो आप ये डिटेल इसके बारे में जितनी भी रखी है हमने पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बनाया बजट से रिलेटेड कि बजट व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपका। लॉर्ड कैनिंग आपका सही जवाब रहेगा। आधुनिक भारत में बजट पद्धति की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है ये ब्रिटिश भारत के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनको जाता है। और जो 1856 से 62 तक भारत के वाइसराय रहे थे ये। क्लियर है? तो इनके द्वारा बजट व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1859 में पहली बार एक वित्त विशेषज्ञ थे जेम्स विल्सन, इनको वाइसराय की कार्यकारिणी का वित्त सचिव नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है युद्ध अभ्यास से रिलेटेड। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि युद्ध अभ्यास अच्छे से करवा दिए थे आपको कल वाली वीडियो में और आपने आई थिंक कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पक्का हो गया होगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये जो होता है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। कल ये हमने आपको बताया था। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। हर साल होने वाला एक सैन्य अभ्यास है ये और ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच में दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंधित जो स्थापित है करना है, इसका मेन टारगेट है। और इस साल इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया है ना। 16वां संस्करण इसका हुआ था। सूर्य किरण 16वां संस्करण था इसका। सूर्य किरण 16वां का आयोजन नेपाल के सल झंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल है यहाँ पर नेपाल में, तो यहाँ पर इसका ये आयोजन किया गया था। बेसिकली यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन बना है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया आपका और 243 है ये आर्टिकल। भारत के संविधान का भाग जो 4 है इसका अनुच्छेद 243 से 243 ओ
पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये आर्टिकल है आपका, और इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियां, ये सभी जो परिभाषा है इसमें शामिल है अनुच्छेद 243 में। तो आप याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है योर बेस्ट डे इज टुडे, पुस्तक के लेखक कौन है? योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के जो लेखक है ये अनुपम खेर है ना। अनुपम खेर द्वारा लिखित पुस्तक है बेस्ट योर बेस्ट डे इज टुडे, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभवों पर आधारित है। तो ये अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन बना है दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये हो सकता है फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार पूछा हो, तो उसके अकॉर्डिंग एलन मस्क आपका सही जवाब रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के पास में क्या क्या पावर होता है, क्या क्या शक्तियां होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में काफी सारी शक्तियां होती है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर भाषण देने की शक्तियां इनको प्राप्त है। राष्ट्रपति को सत्र, संसद जो सत्र है ये आहूत सत्रावस्थान करना और लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति जो है इनके पास में होती है। अब क्या ऑप्शन में मिल रहा था आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपातकाल की घोषणा कौन करता है ना। इस तरह से क्वेश्चन था या फिर इस तरह से था कि राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाता है। दोनों के जवाब इस डिटेल में हमने डाल दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस स्थिति में करता है ये भी यहाँ पर बता दी, किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये भी आपको बता दी। अगला क्वेश्चन बना है आपका भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनसे एक क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, सुचेता कृपलानी इनका नाम है, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ये बनी थी और किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कोई शोक से रिलेटेड क्वेश्चन था। शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे कि बिहार का शोक, महानदी, ओडिशा का शोक, भारत का शोक, बंगाल का शोक, इस तरह से शोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट यहाँ पर आगे क्या था ये नहीं पता चल पाया है, हमने सारे आपके लिए डाल दिए ताकि आपका कोई भी हो यहाँ से आपका होगा। तो देखिए दामोदर जो नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है, ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है, और चीन का जो शोक कहा जाता है ये पीली नदी या हांग नदी को कहा जाता है, हांगो नदी इसको बोला जाता है। तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये जो मुगल शासक थे उस टाइम पर जहांगीर था। जहांगीर, या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि जहांगीर जो मुगल शासक जहांगीर के समय कौन भारत आया था, या कौन सा अंग्रेज जो अधिकारी था ये भारत आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका, तो ये आपका ऑप्शन में आ जाएगा। अगर ऐसे था तो ये फिर जहांगीर आएगा। दोनों का जवाब आपको इसी वीडियो में यहाँ पर बता दिया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है पैटर्न में चेंज हो। तो 18 सितंबर 1615 को अंग्रेजी राजनयिक सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत पतन पहुंचा था। क्लियर है? और 1615 से 1618 3 वर्ष तक मुगल दरबार में ये रहा था। कौन रहा था? सर थॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने के लिए शाही चार्टर और इजाजतनामा हासिल कर लिया, और उनके लिए विलियम हॉकिंस ने 1608 में जहांगीर से मुलाकात भी की थी। अगला क्वेश्चन बना है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के अनुसार? 76(1) के अनुसार, है ना। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना है ड्रोन महोत्सव कब को हुआ है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइस भारत में जो ड्रोन महोत्सव हुआ है 2022 में हुआ है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और कब किया गया है ये? तो 27-28 मई को किया गया है। अगर आपको डेट पूछी गई होगी तो आप 27-28 मई लिख लीजिएगा 2022 को। क्लियर है? और जगह पूछी गई हो तो नई दिल्ली आ जाएगा। किस राज्य में? नई दिल्ली में। और किस साल का 2022 ईयर दिया हो, जिस तरह से भी दिए होंगे आप बता देना, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलट के साथ बातचीत करेंगे, इस तरह से ये डिटेल थोड़ी सी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बाजीराव प्रथम से पूछा गया, बाजीराव प्रथम द्वितीय से रिलेटेड बाजीराव से एक क्वेश्चन आपका पूछा है, बाजीराव पेशवा। अगला क्वेश्चन है बाबर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। जहांगीर और अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जहांगीर वाला तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दिल्ली सल्तनत से लगातार क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए जीके में, जो कि सभी हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बताने की कोशिश की है, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे। आपने अगर एग्जाम दिया था तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि यही क्वेश्चन थे। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में क्वेश्चन बना है केले में गुच्छे किस बीमारी से बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। आहार नाल का सबसे बड़ा जो भाग होता है ये कौन सा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। छोटी आंत होती है। छोटी आंत लगभग 20 फीट की लंबाई के साथ छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग
होता है। क्लियर है। और यहाँ एक नली जैसी संरचना होती है जो आमाशय से गुजर जाती है और अधिकतम पाचन के लिए जिम्मेदार होती है। तो अधिकतम पाचन के लिए जो जिम्मेदार होती है छोटी आंती होती है। और इसकी लंबाई भी पूछी जाए तो ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया, अगर आगे से पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बना है अमीबा से रिलेटेड। अमीबा से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा एसिड रेन अम्ल वर्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है। अम्ल वर्षा से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बना है कि अम्ल वर्षा एक बड़ी मात्रा में उपस्थित रहती है, कौन सा अम्ल जो है अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा उपस्थित रहता है, इस तरह सबसे ज्यादा अम्ल कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित। तो याद रखिएगा, वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। इसके अलावा जैविक नवीनीकरण से क्वेश्चंस बना है। जाइलम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा गया है। जैविक प्रदूषण कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चंस बना है आपका। इसके अलावा कोयले के बारे में भी क्वेश्चंस बने हैं। तो ये पूरा साइंस का है, आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए पूरा पैटर्न एग्जैक्ट बताने की कोशिश करी है हमने कि कहां से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स की बात करें तो SICI से क्वेश्चंस बने हैं। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बने, माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। बारंबारता से भी क्वेश्चंस देखने को इस बार मिले हैं। क्लियर है। इसके अलावा टोडी से क्वेश्चंस बने, लाभ हानि प्रायिकता से क्वेश्चंस बने हैं, नाव धारा से क्वेश्चंस बना है, रेलगाड़ी से बना है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस बने और परसेंटेज से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग में गाइस कथन निष्कर्ष से 7 से 8 क्वेश्चंस बने हैं। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चंस जैसा कि डेली बन ही रहे हैं। मिरर से क्वेश्चंस बना है आपका, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बने, मिसिंग नंबर से, रैंक से, कैलेंडर, क्लॉक घड़ी, ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। पूरा हमने एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश की है जीके साइंस मैथ्स और रीजनिंग का कि कैसा आपका आज का पेपर आया है। अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। आपके लिए डेली ही ऐसा ही वीडियोस जो है एनालिसिस के सबसे पहले लाते रहे ताकि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस मिलता रहे और अपनी आगे की जो तैयारी है उसका भी पता चलता रहे कि किस तरह से आपको आगे का प्लानिंग करनी है। क्लियर है। तो सारी डिटेल आपको बता चुके हैं। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जिसकी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, इसके अलावा MPPSC की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP की करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। आप चेकआउट करिएगा, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF फाइल आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको ये फर्स्ट वाला जो फोल्डर है इस पर क्लिक करके यहाँ पर सारी PDF हमने डाल दी है, आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।